Hello guys of 10th class. Friends, here we are going to continue the chapter first, the rise of nationalism in Europe of NCERT Social Science book। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना होती है, जिसमें नेपोलियन जो था वो हार जाता है और उसके सारे सिस्टम को हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा, और फिर से पुराने राजतंत्र को वापस लाया जाता है, जो कि कंजर्वेटिव कहलाता है। और उसी का विरोध करने के लिए, मतलब पुराना राजतंत्र वापस आ जाता है, तो आपके लिबरलिज्म यानी कि जो उदारवादी थे और रिवॉल्यूशनरी थे, वो आपकी क्रांति करते हैं, क्रांति को आगे ले जाते हैं। और जो कंजर्वेटिव जो की सरकार थी, उसके वापस आने से बहुत चीज़ों पर कंट्रोल हो गया था और उसने बहुत ही सख्त नीति अपनाई थी लोगों के प्रति। और इसी का विरोध जो लोग थे वो सीक्रेटली आपके क्लब्स बनाकर या मूवमेंट करके कर रहे थे। तो ऐसे ही आपका फ्रांस में एक रिवॉल्यूशनरी था जिसका नाम था जिसेपे मैज़नी। वो एक रिवॉल्यूशनरी था और उसका बॉर्न जेनोआ में हुआ था, और उसने भी दो तरह की सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी थी, वो तैयार की थी विरोध करने के लिए कंजर्वेटिव्स का। और जिसमें पहली थी यंग इटली, जो कि मर्साइल में बनाई थी, और दूसरी थी यंग यूरोप। और इस तरह से वो और उसके जो सपोर्टर थे वो क्रांति में भाग लेते रहे। नेक्स्ट बच्चों, आगे न्यू टॉपिक है आपका द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रांतियों का दौर या युग। कब से कब तक ज़्यादा क्रांतियाँ हुई थी बच्चों? 1830 से 1848 तक। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे। एज कंजर्वेटिविज्म tried to consolidate their power, liberal and nationalism came to be increased associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German state, the province of Ottoman Empire, Ireland and Poland। और जैसे जैसे बच्चों जो आपकी कंजर्वेटिव जो सिस्टम था, उसने अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश की, तो आपके यूरोप के जो अनेक बहुत सारे क्षेत्र थे, जगह थे, वहाँ पर उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा था। सच एज द इटालियन, जर्मन स्टेट एंड प्रोविंस ऑफ द ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। और इसके साथ ही साथ बच्चों इटली और जर्मनी के राज्य और आपके ओटोमन जो साम्राज्य जिसमें टर्की वगैरह आते थे, उसके कुछ ज़िले, और आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर उदारवाद की जो भावना थी वो ज़्यादा प्रबल हो रही थी। यहाँ लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो डेवलप होती जा रही थी। These revolution were led by liberal nationalists belong to educated middle class elites, among whom were professional school teacher, clerk and member of the commercial middle class। और ये जो क्रांतियाँ थी बच्चों, उनका जो नेतृत्व जो कर रहे थे वो उदारवादी और राष्ट्रवादी जो लोग थे वो कर रहे थे, जो कि है ना पढ़े लिखे और काफ़ी शिक्षित लोग थे, जिनमें आपके प्रोफेसर, स्कूल अध्यापक और आपके सरकारी कर्मचारी और व्यापार करने वाले लोग थे, और यह सभी मध्य वर्ग के लोग थे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फरवरी इन जुलाई 1830। प्रथम जो विद्रोह था या क्रांति थी बच्चों, वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुई थी। दी बोर्बन किंग्स हु हैड बीन restored to
power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolution, who instead a constitution monarchy with Louis Phillips at its head। और बच्चों बुर्बन किंग्स यानी कि जो राजतंत्र था जिसे 1815 की यानी कि आपकी ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, उसमें राजतंत्र को वापस लाया गया था सत्ता में। और लेकिन अब उस राजतंत्र को या उस बुर्बन किंग्स को दोबारा से रिवॉल्यूशनरी द्वारा और जो लिबरल पीपल थे उनके द्वारा उसे उखाड़ फेंका गया। राजतंत्र जो कि आपका 1815 में ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया इन कंट्रियों के द्वारा जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी उसमें राजतंत्र या कंजर्वेटिव सिस्टम जो लाया गया था, अब उसे दोबारा से लिबरल और रिवॉल्यूशनरी द्वारा हटा दिया गया था। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था और जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप्स था। किसकी जगह? यानी कि पुराने राजतंत्र की जगह। Who and when France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold। और मेटरनिक ने बच्चों एक बार कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बच्चों ये लाइन आप याद रखना किसने कही थी, ये आई थी इस बार। दी जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क एंड uprising in Brussels which lead to Belgium breaking away from United Kingdom of the Netherlands। और बच्चों जुलाई में एक क्रांति हुई थी जिससे आपके ब्रुसेल्स में एक विद्रोह जो था वो भड़क गया और जिसके परिणाम स्वरूप जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया था। बेल्जियम आपका नीदरलैंड से अलग हो गया था। नेक्स्ट, एन इवेंट डेट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट्स अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक और दूसरी घटना थी बच्चों जिसने पूरे यूरोप के जो शिक्षित और काफ़ी पढ़े लिखे जो अभिजात वर्ग थे उनमें राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। वह घटना थी यूनान का अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। ये थी जिसने मतलब लोगों को क्रांति के लिए उकसाया। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। बच्चों 15वीं सेंचुरी से ही जो आपका ग्रीस था यूनान वो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greece, which began in 1821। और बच्चों यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से और जो यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया था। मतलब यूरोप में क्रांति की जो गतिविधियां हो रही थी वो और यूनान की आज़ादी के लिए जो संघर्ष था वो आपका 1821 में स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि यूनान पर किसका कंट्रोल था? आपका ओटोमन एम्पायर का। तो 1821 में यूनान ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था। नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग द एक्साइल एंड also from many West European who had sympathies for ancient Greek culture। और यूरोप में बच्चों जो राष्ट्रवादी थे उनको निकाल दिया गया था पहले, और वो लोग जिनको उनके जगह से निकाल दिया गया था क्रांति भड़काने के विद्रोह में, तो ग्रीक को भी बच्चों इन लोगों का सपोर्ट मिला था जिन्हें पहले कभी ग्रीक से निकाल दिया गया था।
जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे ये लोग। पोइट्स एंड आर्टिसियन एडिड ग्रीस एंड cradle of European civilization and mobility public opinion to support its struggle against a Muslim empire। और साथ ही साथ बच्चों जो आपके पोइट्स थे और जो आपके आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उन्होंने यूनान यानी कि ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का एक पालना बताकर उसकी प्रशंसा की थी और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के लिए संघर्ष किया था। तो इन सब लोगों ने ग्रीस को स्वतंत्र कराने में अपना सपोर्ट दिया था, कवियों ने, कलाकारों ने। नेक्स्ट, दी इंग्लिश पोइट लॉर्ड वायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। फाइनली द ट्रीटी ऑफ Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation। और बच्चों साथ ही एक अंग्रेज पोइट था, कवि, जिसका नाम था लॉर्ड वायरन। उसने धन इकट्ठा किया था और बाद में युद्ध में लड़ने के लिए भी गया था, लेकिन 1824 में उसकी मतलब फीवर से डेथ हो गई थी और अंत में एक संधि हुई थी जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि कहा जाता है। कब हुई थी? 1832 में हुई थी और इस संधि के परिणाम स्वरूप जो ग्रीक था, यूनान, उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, यानी कि उसको स्वतंत्रता दे दी गई थी। नेक्स्ट बच्चों आगे 3.1 ये पॉइंट है, दी रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, यानी कि लोगों में एक रोमानी कल्पना यानी कि राष्ट्र के प्रति, नेशन की फील कैसे आएगी और राष्ट्रीय भावना उनमें कैसे जागृत हुई और अपने देश के प्रति वो किस तरह की कल्पना करने लगी। क्या होता है बच्चों? रोमांटिसिज्म, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। राष्ट्रवाद का विकास बच्चों केवल युद्ध और क्षेत्रों के विस्तार करने से नहीं होता है। कल्चर प्लेड एंड इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। जो राष्ट्र के निर्माण में जो संस्कृति होती है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्ट, संस्कृति में जैसे कि आपके बच्चों आर्ट, कल्चर, स्टोरी और म्यूज़िक, ये सारे आपके कल्चर से संबंधित हैं और इन सब के द्वारा लोगों के अंदर नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवाद की फीलिंग लाई जाती है। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, a culture movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। और हम रोमानीवाद को देखें तो एक ऐसा ये सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द glorification of reason and science and focus instead on emotion, institution and mystical feeling। और बच्चों जो आपके रोमानी जो आर्टिस्ट थे, पोइट्स थे, उन्होंने तर्क वितर्क के जो वैस थी उसको बेकार बताया और साइंस को भी बेकार बताया और सिर्फ जो फोकस किया वो आप इमोशंस पर किया, इंस्टीट्यूशंस पर किया और रहस्यमयी फीलिंग पर किया था और इन्होंने साइंस को नकार दिया था, साइंस के महत्व को, कवि वगैरह ने। देयर एफर्ट्स वाज टू क्रिएट अ सीन ऑफ a shared collective heritage, a common culture past as the basis of a nation। और साथ ही साथ बच्चों उनका प्रयास यह भी था कि एक साथ मिलकर
सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक जैसी संस्कृति को अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। अदर रोमांटिसिज्म सच एज जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर 1744-1833 claimed that true German culture was to be discovered among common people. Das Volk और कुछ दूसरे आपके दार्शनिक जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड जो था, जिसका टाइम पीरियड 1744 से 1803 था, उसने ये दावा किया था कि सच्ची जर्मन जो कल्चर है वो साधारण लोगों में ही खोजी जा सकती है। और जैसे कि आपके दास वॉल्क होते हैं, इनमें इट वॉज थ्रू फॉल्क सॉन्ग, फॉल्क पोइट्री एंड फॉल्क डांस डेट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। और ये जो राष्ट्रवाद की फीलिंग है बच्चों, वो फॉल्क डांस, लोकगीतों से और फॉल्क पोइट्री यानी कि आपकी लोक कविताओं से और फॉल्क डांस, इन सब से पढ़कर जो है और यहाँ सुनकर इनको लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फॉल्क कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। और इसीलिए बच्चों ये कवि और आपके शिल्पकार वगैरह ये जो थे, उन्होंने यानी कि पुराने लोकगीतों, कथाओं, कविताओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, मतलब फॉल्क कल्चर को। और ताकि जो एक नेशन स्टेट है या देश है वो बनाया जा सके और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग जागृत की जाए। नेक्स्ट, द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज and the collection of local folklore was not just to recover an Asian national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। और साथ ही साथ बच्चों ये जो आपके लोकगीत, लोक कथाएँ थीं, इनमें स्थानीय जो भाषाएं थी लोगों की, उन पर बल दिया गया ताकि उनको उन स्थानीय भाषाओं को प्रिजर्व रख सकें और लोगों के बीच में अपनी यानी कि लोकल भाषा के प्रति एक फीलिंग जागृत हो। और साथ ही साथ स्थानीय लोक साहित्य को इकट्ठा करने के उद्देश्य से और केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। मतलब बच्चों ये था कि जो आपके लोक साहित्य थे, उनमें लोक साहित्यों में यानी कि फॉल्क डांस वगैरह, फॉल्क सॉन्ग, ये जो थे उनमें वर्नाक्यूलर लैंग्वेज पर जोर दिया गया था। और साथ ही साथ जो साहित्य था उसको सिर्फ इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना की स्पिरिट लाना भी था। बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। और जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़ नहीं लिख सकते थे, उनको ओरली मैसेज देना यानी कि पढ़कर सुनाना ताकि लोगों के बीच नेशनलिज्म की फीलिंग आए। This was as especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of 18th century by the great power Russia, Persia and Austria। और यह बात बच्चों ख़ास तौर पर पोलैंड पर लागू होती थी, जिसका 18th सेंचुरी के अंत में रूस, प्रासा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी जो शक्तियाँ थी, उन्होंने मिलकर पोलैंड को बांट दिया था। Even though Poland no longer exists,
as an independent territory, national feeling were kept alive through music and language. हालांकि पोलैंड अब एक स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र स्टेट नहीं था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था, किंतु संगीत, म्यूज़िक और लैंग्वेज के द्वारा राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा गया था। म्यूज़िक गाते बजाते थे, भाषा बोलते थे, तो इससे लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति जो फीलिंग थी वो जागृत होती थी। कार्लो कुरपिनिस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज opera and music, turning folk dance like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbol। और बच्चों, कैरोल कुरनस्की जो था उसने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने म्यूज़िक यानी कि संगीत से गुणगान किया था उसका, और पोलनेस और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान लिया था। कैरोल कुरनस्की जो कि लोक साहित्य इकट्ठा करता था, उनके बारे में जानकारी देता था। नेक्स्ट, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। बच्चों, भाषा जो थी, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वर फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रसिया लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। और रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से ज़बरदस्ती हटा दिया गया और रूसी भाषा को हर जगह जबरन लोगों पर थोपा गया था। इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रसिया रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रस्ड। और 1831 में रूस के विरुद्ध एक सैनिक विद्रोह हुआ था, मतलब पोलैंड के लोगों ने रूस के प्रति विद्रोह कर दिया, और जिसे लास्ट में जो रूस की सेना थी उसने उस विद्रोह को कुचल दिया था। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लेर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ अ नेशनल रेसिस्टेंस। और फिर बच्चों, बाद में जो लोग थे, जो पोलैंड के लोग थे बच्चों, उन्होंने राष्ट्र का विरोध करने के लिए भाषा को एक हथियार बनाया था। नेक्स्ट, पोलैंड वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंटरेक्शन। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब बच्चों, चर्च में और संपूर्ण मतलब जितने भी धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे उनमें पोलिश का इस्तेमाल हुआ था। एज अ रिजल्ट a large number of priests and bishops were put into jail or sent to Siberia by the Russian authority as punishment for their refusal to preach in Russian। बच्चों, रसिया ने ज़बरदस्ती अपनी लैंग्वेज को पोलैंड वासियों पर डाल दिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी जो पोलिश लैंग्वेज थी उसका यूज़ जो है वो स्कूल वगैरह में करते रहे थे, और इसलिए भी करते रहे थे ताकि वो लोगों का मतलब विरोध कर सकें। और जो पोलिश जो लैंग्वेज जो कि चर्च के लोगों के लिए यूज़ की जाती थी और रिलीजियस इंटरेक्शंस के लिए यूज़ की जाती थी पोलैंड में, यानी कि पोलैंड वासी चर्च वगैरह में पोलिश लैंग्वेज को
यूज़ करते थे। तो फिर क्या हुआ बच्चों, इसके परिणाम स्वरूप मतलब उन्होंने रसिया लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया, पोलिश लैंग्वेज को ही यूज़ किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे जो प्रेस्ट और बिशप थे पोलैंड के, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और कुछ रसियन जो अधिकारी थे उन अधिकारियों के द्वारा कुछ लोगों को साइबेरिया भेज दिया गया पनिशमेंट के तौर पर उन्हें। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रसियन डोमिनी। और जो पोलिश लैंग्वेज थी उसके प्रयोग को पोलिश भाषी मतलब रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी थी। बच्चों आज के लिए इतना ही।